आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। आज ना तो सामाजिक त्योहार है, ना आध्यात्मिक त्योहार है, ना धार्मिक त्योहार है। आज राष्ट्रीय त्योहार है। कौन सा त्योहार है आज? राष्ट्रीय त्योहार है। पहले भारत में राज्य व्यवस्था थी। भगवान आदिनाथ के समय जब भोग भूमि खत्म हुई और कर्म भूमि का शुभारंभ हुआ तो फिर राज्य व्यवस्था शुरू हो गई। और इस युग के सबसे पहले राजा थे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ थे। उन्होंने राजा बने, राज्य चलाना सिखाया, राज्य व्यवस्था सिखाई, 72 कलाएं सिखाई, 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया। मकान कैसे बनाया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है, लकड़ी का काम कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, अंक विद्या, शब्द विद्या, सारी विद्याओं का उपदेश दिया। और फिर इसी तरह से उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को दिया। फिर उन्होंने शासन किया। उनके पुत्रों में एक पुत्र चक्रवर्ती हुआ, है ना, जिसने पूरे भारत पे शासन किया। जब चक्रवर्ती पद का त्याग करके उन्होंने दीक्षा ले ली तो फिर से ये शासन जो है छोटे छोटे राज्य में बदल गया। जैसे अब कई बार मैं किसी शहर में जाती हूँ, जैसे कि जयपुर ले लो आप, 250 साल पहले बना है। उसके 4 दरवाजे हैं, बहुत बड़ा कोर्ट है। झालरापाटन लो, अभी और भी कई शहरों में होके आई हुए, तो उसके 4 दरवाजे हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर ही लोग रहते थे, उसके बाहर नहीं जाते थे। निवास जो होता था वो अंदर ही होता था। और उसमें उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी? मुश्किल से होगी 50,000 लोग रह सकते उसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। अब 50,000 लोगों का एक राजा हो गया, उसी में एक मंत्री हो गया है, या ज्यादा मंत्री हो गए, उसी में रहने वाले हो गए, उसी में से 5-10 हजार लोग सेना के बन गए, उसी में से कुछ व्यापारी बन गए, उसी में से कुछ सदस्य बन गए, और इस तरह से एक राज्य का स्थापना हो गई। और एक राजा दूसरे राज्य को, उस राज्य को चला रहा है, उतने लोगों पर शासन कर रहा है। ऐसे ही दूसरा राज्य, ऐसे ही तीसरा राज्य। तो पूरा जो भारत था वो अनेक राजाओं के शासन में था। अनेक राजा उसके मालिक थे। मालिक कहें तो अनेक राजा उसके मालिक थे। और राजा वाली परंपरा थी, यानी कि जो राजा मर गया तो उसका बेटा ही वो राजा बनेगा, कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा वाला शासन था। फिर बीच बीच में 11 चक्रवर्ती और हुए। 11 चक्रवर्तियों ने भी इसी तरह से शासन किया जैसा कि भरत चक्रवर्ती ने किया था। संपूर्ण राज्य के मालिक बने, संपूर्ण भारत के मालिक बने, और शासन करके और सारे जनता को अपने हिसाब से चलाया। ये धरती वही है, धरती में कोई अंतर नहीं है। धरती जो भरत चक्रवर्ती के समय में थी वही धरती है। धरती जो आदिनाथ भगवान के समय में थी ये वही धरती है। धरती जो भगवान महावीर के समय में थी ये वही धरती है। बस शासन करने वाले बदलते रहते हैं। अभी शासन कोई और कर रहा है, पहले शासन कोई और करता था, उसके पहले शासन कोई और करता था। अब ये तो चलो कर्म भूमि की शुरुआत में भगवान आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती का नाम आता है, लेकिन इसके पहले क्या शासन नहीं हुआ? जब जब कर्म भूमि आई है तब तब शासन हुआ है। जैसा शासन यहाँ चल रहा है वैसे विदेश क्षेत्र में चल रहा है, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में चल रहा है।
तो अब ये जो शासन करने की व्यवस्था है, जो आता है वो कहता है ये धरती मेरी है, इसका मालिक मैं हूं, कहता कि नहीं कहता? और नाम चढ़वाते रहते। मैंने अपने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, अब मैं इसका कौन हो गया? मालिक हो गया। मालिक नहीं हो, किराएदार हो। मालिक कौन है? जिससे कभी छूटती नहीं है। ये तो पहले हजारों की हो चुकी है और इसकी हजारों और होंगे। हम कितने दिन के मालिक हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, फिर तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। रावण शासन करता था तो मेरी लंका है, चला गया छोड़ के। राम ने शासन किया, राम भी चले गए। हैं पांडव और कौरव किसके लिए लड़े थे? हैं पांडव और कौरव किसके लिए लड़े थे? इसी धरती के लिए। कहाँ है, कहाँ है वे पांडव और कौरव? कितना झगड़ा किया, कितना झगड़ा किया। अपने भाइयों के बीच में महाभारत हो गई। महाभारत किसकी थी? किसी दूसरे राज्य वाले से थी या अपने भाइयों के से थी? हाँ, चाहे मरना स्वीकार है मगर 1 इंच सुई की नोक के बराबर जमीन देना स्वीकार नहीं है। ये मेरी है। मेरे पिताजी राजा हैं तो ये मेरी है, एक कण भी इसको नहीं मिलेगा। पांडव कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने अपना राज्य छोड़कर तुम्हारे पिताजी को दिया, वो दीक्षा लेने चले गए, इसलिए तुम्हारे पिताजी को राजा बनाया था। ये राज्य मेरा है। वो कह रहे नहीं, ये मेरे पिताजी का, ये मेरा है। और कहाँ गए दोनों? आज दोनों नहीं है, अता पता नहीं है। इसी तरह से इस धरती पर शासन चलता रहा। भगवान महावीर भी हुए। भगवान महावीर के समय भी युद्ध हो रहे थे। ये मत सोचो कि भगवान महावीर थे तो उस समय लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, उस समय भी हो रहे थे। वो आपने पढ़ा होगा ना कि वो चंदनवाला के राज्य पर, उनके पिताजी के राज्य पर चढ़ाई कर दी तो चंदनवाला माँ को लेके वहां से निकल गई और फिर वहां पर उनकी माँ के प्रति भाव बदल गए उसके। तो फिर माँ ने अपनी सील की रक्षा करने के लिए अपनी कटार अपने छाती पे भोंक ली। फिर वो चंदनवाला को लेके गया, फिर उसने चंदनवाला को उसकी पत्नी लड़ने लगी तो चंदनवाला को बेच दिया। फिर उसने वेश्या को बेचा तो वेश्या को फिर उसने संभाल नहीं पाई तो उसने सेठ को बेच दिया। फिर सेठ के घर गई। ये पढ़ा है ना? तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब भगवान महावीर थे उस समय भी इन राजाओं में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। ये लड़ाई झगड़े कब से हो रहे हैं? अरे लोग बताइए ना, आप लोग लड़ते कि नहीं लड़ते हो? आप लोग लड़ाई झगड़ा करते नहीं करते? चलो जमीन के लिए झगड़ना तो चलो एक अलग बात है। यदि ट्रेन में जा रहे हो और तुम्हारी सीट का रिजर्वेशन हो और कोई बिना रिजर्वेशन वाला आके बैठ जाए, पैसे दिए ऐसे थोड़ी है, उठ भाई, हाँ तेरा रिजर्वेशन नहीं मेरी सीट है ये। उस 4 घंटे के लिए मालिक बन जाते हो, उसके लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि चल भाई तू भी बैठ जा मैं भी बैठ जाऊं, कोई बात नहीं है, छोड़ना तो है। 4 घंटे बाद छोड़ेंगे, अभी छोड़ना, चल आधी छोड़ देते, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसे जमीन के लिए लड़ते हैं, ऐसे ही सोना चांदी के लिए लड़ते हैं और सब यहीं पड़ा रह जाता है। और जो कर्म बंद करते हैं वो साथ में जाते हैं, उसका फल भुगतते रहते हैं। फिर तो ये राज्य व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? राज्य, यानी पब्लिक ज्यादा है और शासन करने वाले कम है। राजा एक होता था, राजा एक होता था, उसका आदेश चलता था। मंत्रणा करने के लिए मंत्री होते थे, सेना को संभालने के लिए सेनापति होता था। यानी जितने लोग वहां रह रहे हैं ये सारी व्यवस्था सुरक्षा की है। जनता को क्या चाहिए?
सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो इसीलिए ये राज्य के शासन, राज्य शासन, राजा शासन चलता था। भगवान महावीर मोक्ष गए। मोक्ष जाने के 100 साल बाद सम्राट चंद्रगुप्त, उस समय जो मुगल थे वो आने शुरू हो गए थे, और उनके आने से उस समय सिकंदर आ रहा था यूनान से। सिकंदर आया था, मुगल तो बाद में आए हैं। उस समय सिकंदर आया था यूनान से, और वो कब्जा कर रहा था, चारों तरफ तबाही मचा रहा था। अपना वो आ रहा था कि मैं इस देश का शासक बनूंगा, पूरे विश्व पे मैं राज्य करूंगा। वो इस हिसाब से आ रहा था। उसको रोकने के लिए चाणक्य ने सभी राजाओं के पास जा जाके और बड़ी विनती करी कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर एक होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 भेड़ को एक आदमी हाँक सकता है, मगर एक आदमी को हाँकना आसान नहीं है। यदि 100 भैंस भी होंगी ना तो भी एक आदमी उसे कंट्रोल कर लेगा, मगर एक आदमी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सरकार, ये सब इसके लिए होती है। फिर उस समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, और चंद्रगुप्त शक्तिशाली, बुद्धिमान योद्धा भी था, बुद्धिमान भी था, प्रशासक भी था। उसके अंदर सारे गुण थे, और चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, उसे योग्य बनाया। पता कौन था? जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। लेकिन आज इस बात को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जाता? संख्या कम है हमारी। तो चंद्रगुप्त जैन था, उसने जैन शासन को स्वीकार किया, और अंत में भद्रबाहु मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की, और जाकर के बाहुबली में जो चंद्रगिरी है, बिंदगिरी और चंद्रगिरी में वहां उनकी समाधि हुई, और उन्हीं के नाम से वो चंद्रगुप्त के नाम से वो चंद्रगिरी नाम से पर्वत विख्यात हुआ। हाँ, भद्रबाहु की तो हुई थी, लेकिन चंद्रगुप्त जी ने वहां सेवा करी, भद्रबाहु की सेवा करी। वहां पूरा लेख लिखा हुआ है, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। भद्रबाहु की समाधि वहीं पर हुई। गुरु की सेवा यदि सीखना है किसी से, तो चंद्रगुप्त से सीखो कि गुरु की सेवा कैसे की जाती है। एक सम्राट होकर के और पांव दबा रहे हैं बैठ के। कहां वो तलवार लेके सामने वाले को सब कुछ करने तैयार, इतने शासक, और उसके बाद जब समर्पित हुए तो गुरु के प्रति ऐसे समर्पित हो गए। तो उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, करीब 25 वर्ष किया, 25-30 साल उन्होंने उस पर शासन किया। और उसके बाद धीरे धीरे फिर वही वापस छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। वो राजा उस पे चढ़ाई कर रहा है, वो राजा उस पे चढ़ाई कर रहा है, वो अपना राज्य बड़ा कर रहा है, मेरा राज्य बड़ा हो जाए, वो मेरे कब्जे में आ जाए, वो मेरे कब्जे में आ जाए। आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मिलके नहीं रहते थे। और इसका लाभ पता है किसने उठाया? इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए, और आकर उन्होंने एक राजा को पहले अपने कब्जे में किया व्यापार के माध्यम से, फिर उसमें कुछ शर्तें रखी। अब भारतवासी हैं बहुत भोले, अपनों की तो चाहे वो जान ले लें, लेकिन दूसरों को बहुत बड़ा समझते हैं, अपनों को बहुत छोटा समझते हैं, अपनों से ईर्ष्या और बैर रखते हैं, और दूसरों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और वही कारण रहा कि अपने ही घर में आग लग गई, अपने ही चिराग से। घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। एक राजा ने जब व्यापार उससे शुरू किया तो धीरे धीरे वो अंदर घुसे। जिस राज्य के राजा को से व्यापार किया उसको संरक्षण देना शुरू कर दिया,
अब वो सोच रहा, अरे ये तो मेरा भला चाहने वाला, ये पड़ोसी राजा तो बहुत खराब है, ये जो राजा है ना, ये जो अंग्रेज है, ये बहुत बढ़िया है, ये मेरी सुरक्षा करेंगे। तो क्या किया भाई, अब ये पड़ोसी राजा जो है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, जब देखो तब मेरे ऊपर चढ़ाई करता है। ठीक है, मैं विदेश से, अमेरिका से मैं सेना बुलाता हूँ, इंग्लैंड से, और सेना बुला करके मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शक्ति बढ़ाता हूँ, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? 25% तुम्हारा और 75% राज्य हमारा होगा। अब वो परेशान था, उसने कहा ठीक है भाई, क्या परेशानी तो हटेगी, 25 मिल तो रहा है ना, 25 में ही संतोष है। अब उनने पड़ोसी राजा को जीत लिया। अब ऐसे कर करके धीरे 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 वो पूरे देश में फैल गए, और पूरे देश में फिर किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया। अब उनकी मर्जी चलती थी, वो जो चाहते थे वो करते थे, उनके चाहे बिना इस देश का पत्ता भी नहीं हिलता था, और कोई हिलाने की कोशिश करता तो उसे खत्म कर दिया जाता। कितने साल रहा? करीब 200 साल रहा। कितने साल रहा? 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसके पहले मुगलों ने खूब परेशान किया, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने परेशान किया, और इस तरह से परेशानी में हम आज भी हैं। तो फिर उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे फिर पूरे भारत में किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का। अब लोगों को लगा मेरा घर, मेरी हवा, मेरी मिट्टी, मेरा अनाज, मेहनत करने वाले हम, और शासन करें ये। तो धीरे धीरे लोगों के मन में जागृति आई। 1857 से क्रांति शुरू हो गई थी। यदि आपने इतिहास पढ़ा हो तो 1857 से क्रांति शुरू हो गई थी, और फिर वो 1947, 100 साल लग गए। ये 100 साल भी क्यों लगे? 1857 में काम निपट जाता, लेकिन ये 100 साल भी इसीलिए लगे कि जहां हमारे भारतवासी ये तैयारी करते थे कि इन अंग्रेजों को भगाना है, उन्हीं में से एक दल बदलू, एक चुगलखोर जाकर उनसे जाके कह देता था, अरे वो तुम्हारे विरोध में तैयारी कर रहे हैं, और वो जाके उन्हें मार देते थे। वो जालियांवाला हत्याकांड याद है आपको? वहां हो क्या रहा था? यही तो हो रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध और उन्हें भगाने की तैयारी करनी थी, वो तैयारी तो चल रही थी, और एक चुगलखोर ने जाके कह दिया वहां ऐसी मीटिंग चल रही है, बस चारों तरफ से दनादन बंदूक चलाई। ये बताया जाता है कि वहां एक कुआं था, उसमें लोग कूदे, और इतने लोग कूदे कि वो कुआं भर गया, लोगों से भर गया। इतने लोग कूदे उसमें उनकी गोली से बचने के लिए कि हम मर जाएंगे मगर उनकी गोली से नहीं मरेंगे। आज भी निशान है गोलियों के, वो मैंने तो देखा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कारण, हमारे लोगों के कारण ही 1857 में नहीं हो पाए। फिर उसके बाद फिर तो क्रांति धीरे 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 बढ़ती चली गई। उनके पास हथियार ज्यादा थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, तो इसीलिए और ज्यादा मजबूर थे। और सबसे बड़ी बात तो कि अपनों के कारण से ज्यादा परेशानी थी। और फिर धीरे धीरे करके बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोग फांसी पे चढ़े, बहुत लोग जेल गए, बहुत माओं ने अपने बेटे खोए, बहुत बहनों ने अपने भाई खोए। तब कहीं जाकर के ये आजादी 1947 15 अगस्त को हमें मिली थी। कब मिली थी? 1947 15 अगस्त के दिन मिली थी। उसमें भी 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और भारत। गए भी तो ऐसे नहीं गए, वो तुम्हारे सिर पे पूरी टेंशन छोड़ के जाएंगे, है ना, अलग अलग करके गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ये जो अब हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन इसमें भी अब एक राजनीति इतनी भयंकर आ गई है। अब
वैसे तो पूरा भारत एक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं थे। जैसा राजा होता था उसके हिसाब से धर्म भी करना पड़ता था। यदि राजा चाहेगा तो धर्म कर सकते हैं, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकते हैं। धर्म की भी सुविधा नहीं थी, पढ़ाई की भी नहीं थी, आगे बढ़ने की भी नहीं थी, ऐसे सुख साधनों की भी नहीं थी, उस समय नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों से एक तो फायदा हो गया, उनने पूरे भारत को एक कर दिया। इतना फायदा तो हो गया। पता नहीं हम हो पाते कि नहीं हो पाते। अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां राजा का शासन चल रहा है। विश्व में ऐसे राज्य आज भी हैं। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कहां पर है। हाँ, ब्रिटेन में है, आप कह रहे ब्रिटेन में है तो होगा, हाँ मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी भी ऐसे हैं जहां राजा का शासन चल रहा है। एक होता है राजा का शासन, एक होता है प्रजातंत्र। यहाँ पर प्रजातंत्र है ना। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का शासन। प्रजा जो चाहेगी वो होगा, लेकिन प्रजा ज्यादा उल्टी सीधी चाहने लगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, तो भी मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब प्रजातंत्र में के शासन में हम रह तो रहे हैं, लेकिन हमें देश चलाना आता है कि नहीं आता है। एक बार की बात है, करीब 2005 की बात है। एक बार मैं आहार करके लौट रही थी, तो जब मैं आहार करके लौट रही थी तो जो लोग आहार जिनके घर होता है वो लोग साथ साथ चलते हैं, कमंडल लेकर के चलते हैं, मंदिर पहुंचाने जाते हैं, है ना। तो वो लोग सभी मंदिर पहुंचाने के लिए मुझे जा रहे थे। राजनीति का समय था, चुनाव का माहौल था, शायद 2005 में चुनाव हुए होंगे। तो उस समय राजनीति का माहौल चल रहा था, तो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो आपस में चर्चा करते हुए एक व्यक्ति बोले कांग्रेस के नाम पे तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वोट तो मैं उसी को ही दूंगा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब योग्यता की कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? दल की। कौन सा दल है? तुम किस दल को चाहते हो? उस दल का कुत्ता भी खड़ा हो जाए, यही शब्द थे उसके। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ बातें भूलती नहीं हूं मैं। मतलब ये इस तरह की नीतियों से देश चलने वाला नहीं है। और इस तरह की नीतियां रहेंगी तो फिर अयोग्य व्यक्ति आगे आ जाएंगे। योग्यता के आधार पे यदि चयन किया जाए तो वो ज्यादा ठीक है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। मतलब योग्यता रहेगी तो कोई भी काम अच्छे से होगा। यदि डॉक्टर योग्य होगा तो इलाज अच्छे से होगा, और डॉक्टर योग्य नहीं होगा तो वो कंपाउंडर का काम भी नहीं कर पाएगा। टीचर यदि योग्य होगा तो अच्छे बच्चों को पढ़ा करके अच्छे बच्चे निकालेगा, और योग्य नहीं होगा तो वो जैसा होगा वैसे ही उनको बना देगा। तो अब उन चर्चाओं से तो खैर प्रजातंत्र है, यहाँ अभी तो मामला कुछ। चलिए चर्चा अगली करते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। आज क्या है? गणतंत्र दिवस। आज क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और आज संविधान, मतलब 15 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी पूरी समझ लो 26 तारीख है। 4 महीना संविधान बनाने में लगे थे। इन 4 महीनों में संविधान बनाया था कि देश को कैसे चलाया जाए, और आज के दिन वो संविधान लागू किया गया था, है ना। यदि देश का संविधान अच्छा हो तो देश अच्छे से चलेगा, और जीवन का संविधान अच्छा हो, जीवन का संविधान अच्छा हो। 3.5 साल लगे थे, 50 में लागू हुआ था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1947 में आजाद हुआ था और 50 में लागू हुआ था। 3.5 साल लगे थे, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम उस संविधान की चर्चा तो कर रहे हैं। वो संविधान तो बन गया, और उसको बनाना अभी हमारे हाथ में है भी नहीं है। वो जो ऊपर बैठे हैं वो ही बनाएंगे उस संविधान को। वो संविधान अच्छा हो तो देश अच्छे से चलेगा,
लेकिन जीवन का कोई संविधान है नहीं है? हमारे जीवन का कोई संविधान है या नहीं है? यदि हमारे जीवन का संविधान नहीं है, जैसे देश के संविधान के बिना देश अच्छे से नहीं चल सकता, वैसे जीवन के संविधान के बिना जीवन भी अच्छा नहीं चल सकता। और वर्तमान समय में, पहले के समय में तो कम से कम जो संविधान भले लिखित में नहीं था लेकिन ओरल था। भाई ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगी, ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगी, मंदिर जाया करो, समाज क्या कहेगी, पूजा किया करो, समाज क्या कहेगी। ये भी संविधान है, ये लिखित में नहीं है लेकिन संविधान है। घर का संविधान, बेटे 9 बजे घर में वापस आ जाना, लड़की को ज्यादा बाहर नहीं भेजना, ज्यादा बातें नहीं करने देना, ये नहीं करना, ये घर का संविधान है। भले ये लिखित में नहीं है लेकिन ये भी था। अब वर्तमान में तो अब पूछो मत। एक बहन जी आई, बोले माता जी, उनकी 4 साल की लड़की थी और खूब तैयार, बाल भी बढ़िया फैले हुए, लिपस्टिक लगाई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक जवान जितना श्रृंगार करता है उतना श्रृंगार। अब बोले माता जी इसको समझाओ। मैंने कहा क्या समझाऊं इसको? बोले ये लिपस्टिक भी लगाती है, नेल पॉलिश भी लगाती है और ये बाल भी खोल के रखती है और ऐसा भी करती, ये तो अभी छोटी है ना। अब उसकी मम्मी उससे 4 गुनी है। और आजकल के बच्चे तो, आजकल बेटा पैदा नहीं हो रहा है, बाप पैदा हो रहे हैं। बेटा पैदा होने बंद हो गए। अब तुम्हें बाप को जो शिक्षा देनी है वैसा तुम्हें जीना पड़ेगा। और फिर भी वो जिए ना जिए ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो तुमसे 4 कदम आगे है। तो संविधान जो तुम करोगे वो ही तुम्हारे आने वाले बच्चे करेंगे। तुमने जो काम 25 और 30 साल में किए थे वो काम वो 5 साल में कर रहे हैं। आने वाले समय की तो बात ही दूर की है। जो चीज तुम्हें 20-25 साल में मिली थी वो उन्हें 5 साल में मिल गई है। तुम्हारे माता पिता तो मना कर देते थे, बेटा ये चीज नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं देंगे, वो मना करने की हिम्मत थी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपने बच्चों को मना करने की? यदि मना करने की आदत आपने नहीं डाली है तो समझना आप ही परेशान होगे। बच्चे ने कहा मम्मी ये ले बेटा, मम्मी ये खाना ये ले बेटा, तुमने तुरंत हाजिर किया है। अब उसके अंदर ऐसी आदत पड़ गई है, अब वो बच्चा जीवन में जहां जाएगा वहां यसमैन चाहिए। जिसके साथ रहेगा वो यसमैन हो, उसने कहा और मिल जाए तो वो अच्छा है, और तुमने कहा और ना मिले तो वो खराब है। ये तलाक का कारण क्या है? माँ इतना प्यार देती, इतना प्यार देती, अरे ससुराली तो जाना है, बेटी रहने दे, खाना मत बना। नहीं, कैसे नहीं बना, सीख। कैसे नहीं सीखेगी? मतलब हर व्यक्ति से थोड़ा दुख जरूरी है जीवन में। जब तक दुख नहीं होगा ना तो आदमी सुख महसूस नहीं कर सकता है। और सुख जितनी देर से मिलेगा ना उतना ज्यादा महसूस होगा, और जितनी जल्दी मिल जाएगा ना उसका महत्व खत्म हो जाएगा। जो चीज तुम्हें 25 साल में मिली है वो चीज बच्चे को भी 25 साल में मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने वो चीज उसे 5 साल में दे दी है। वो 25 साल में कौन सा वाला सुख लेगा बताइए मुझे। इसलिए बच्चे कहें और तुरंत हाजिर मत कर दो। नहीं बेटे आज नहीं, नहीं बेटे कल देंगे, तू पास हो जा अच्छे से तब देंगे, तू ऐसा कर ले तो देंगे। जल्दी से उसके हाथ में ना पकड़ा दो। वो रोए ठीक है, थोड़ी देर रो ले, थोड़ी आंखें साफ हो जाएंगी, थोड़ा गला भी साफ हो जाएगा, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। और एक बहन जी तो आके बोली इसको तो जो चीज कह दिया तो इसे तो चाहिए चाहिए, इसको तो देना पड़ती है। अब वो बच्चा बैठा है, सुन रहा है ना? क्या सुन रहा है? मेरे फेवर में बोल रहे हैं ना, मैं जरा सा रोऊंगा ये फटाफट लाके देंगे मुझे, और जैसे ही वो रोता है तुम देना शुरू कर देते हो। तो उसको ट्रिक पता चल गई कि तुम कैसे देते हो, है ना? और सामने और सुना रहे हो कि देना पड़ती है, अब तो वो लेके रहेगा। नहीं, ये तो मेरा बेटा तो राजा है, इसको ये चीज नहीं। और ये जो पीढ़ी आ रही ना इसको सुधारना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पीढ़ी से नए युग की शुरुआत हो रही है। बहुत बड़ी बात सुनना, आपका जमाना खत्म हो गया,
अब मोबाइल का जमाना आया है, मोबाइल के जमाने की ये पीढ़ी पहली पीढ़ी है। इस पीढ़ी में जो संस्कार रहेंगे वो आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे, और इस पीढ़ी को संस्कार नहीं दिए तो आगे वाली पीढ़ी भी खत्म है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का, फलों में आम का, व्यापारियों में दाम का, और लेने में प्रभु नाम का। बच्चों के लिए पालने का, बच्चों के लिए पालने का, पंखा को झालने का, और किसी के बीच में फूट नहीं डालने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और किसी को नहीं लड़ाने का। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आज 26 जनवरी का। घूमने के लिए बस का, गर्मी में रस का, और आज गणतंत्र दिवस का। खेत में धान का, शादी में पान का, और अपने खुद के लिए बनाने वाले संविधान का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और इतनी सर्दी में आपके आने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके ध्यान से सुनने का। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समयसार का, और आने वालों में मुरार का। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। भगवान के दर्शन करके बहुत ही हर्ष आनंद की प्राप्ति हुई, और कोटिया परिवार द्वारा हमें ये सौभाग्य मिला, हमारे बच्चों को अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे बेटे मौसी माँ के लाडले दर्शित जैन, हर्षित जैन कोठिया, जिनका जन्मदिन है। मेरा बहुत वर्षों से इच्छा था कि मैं जहाजपुर जाऊं और मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करूं, और मेरी यह इच्छा आज सुबह ही कंप्लीट हुई है। इसलिए भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं ये भावना पाती हूँ कि मैं हर वर्ष यहाँ आऊँ और भगवान और मेरा परिवार भगवान का प्रक्षाल करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां